और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं चुनावी साल की। चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और ऐसे में साल में सवालों का सियासत लगातार चल रही है। सीएम शिवराज ने फिर से कमलनाथ से वचन पत्र को लेकर सवाल कर दिया, लेकिन कमलनाथ ने भी सीएम के सवाल के जवाब में जवाब नहीं सवाल पूछा है। प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासत में सवालों का सिलसिला जारी है। आज फिर से सीएम शिवराज ने कमलनाथ से 2018 के चुनाव में कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने के वादे को लेकर सवाल किया और पूर्व सीएम कमलनाथ पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। कमलनाथ जी से सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। आपने वचन दिया था संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। क्या आपने एक भी संभागीय स्तर पर खेल स्कूल खोला? क्यों झूठ बोलते हो, क्यों भ्रम फैलाते हो? वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने भी सवाल दाग दिया। कमलनाथ ने महिलाओं को रोजगार और पेंशन देने को लेकर सवाल पूछा। एमपी में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच सवालों की सियासत और तेज होती जा रही है और आगे ये सिलसिला और भी तेज होने वाला है। एमपी में बिजली कंपनियों के एक्शन पर बड़ा सवाल उठने लगा है। बकाया बिल का पेमेंट नहीं मिल रहा है तो बिजली कंपनियां ट्रांसफार्मर तक उठा रही हैं, बिजली कनेक्शन काट रही हैं। यह लेकिन सख्ती छोटे बिजली बकायेदारों पर ही की जा रही है। बकाया बिजली को लेकर बिजली कंपनियों की कार्रवाई पर प्रदेश में सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एमपी में यह सख्ती छोटे बकायेदारों पर ही हो रही है। राज्य के कई इलाकों में यह कार्रवाई की गई है। बिजली बिल नहीं देने पर कहीं ट्रांसफार्मर उठा लिए गए तो कहीं बिजली का कनेक्शन ही काट दिया गया। जबकि सरकार के 1.5 दर्जन विभागों पर बिजली कंपनियों का करीब 900 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया नगरीय प्रशासन और आवास विभाग पर है। ये रकम 277.30 करोड़ रुपए की है। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पर 241 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग पर 110 करोड़, जल संसाधन विभाग पर 21 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग पर 97 करोड़ की राशि बकाया है। सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों का करोड़ों बकाया होने पर सियासत होने लगी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर अफरा तफरी का माहौल है और ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जो 100 रुपए यूनिट आता था कमलनाथ जी की सरकार में, वो आज हजारों के बिल आ रहे हैं। नहीं दे पाते हैं तो ट्रांसफार्मर उखाड़ लेते हैं, डीपी उखाड़ लेते हैं और वो लोग जिनने भरा है वो भी इसमें पिस रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो, कहते हैं भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। इनके बजट पहले आना है, पहला बजट अब आएगा नगरीय निकाय चुनाव के पश्चात जब यह अलॉटमेंट मिलेगा। तो जैसे ही इस बजट में नगरीय निकायों का अलॉटमेंट मिलेगा तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी और बाईं जेब से पैसा निकल के दाईं जेब में व्यवस्थित पहुंच जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और आखिर क्यों बड़े बकायादारों के खिलाफ बिजली कंपनी एक्शन लेने से हिचकती है। और इसी खबर पर अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, हम सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया
कि बाई जेब से जाएगा दाई जेब में शिफ्ट हो जाएगा बड़ा आसानी से, अभी तो बजट का अलॉटमेंट होना है। लेकिन ये बताइए कि ये जवाब थोड़ा सा अजीब नहीं लगता, क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है वो अगले साल के लिए होता है, इस साल के लिए नहीं कि इस साल का बकाया जो है, जो इस बार पैसा मिला है वो पिछले बकाया में भर दो। ये बात हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने जो तर्क दिया है वो अजीबोगरीब जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि वो नगरीय निकायों में जो चुनाव हुए उसके बाद बजट आवंटन पर बिजली बिल की बकाया राशि जमा होने की बात कर रहे हैं। लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग पर तो सबसे ज़्यादा बिजली बिल की राशि बकाया है। इसके अलावा पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग पर 110 करोड़ रुपए के बिजली बिल की बकाया राशि, और कुल मिलाकर यदि हम सरकारी विभागों पर जो बकाया राशि पर नजर डालें तो 900 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों का बकाया है। और उनसे वसूली के बजाय जो छोटे उपभोक्ता हैं, जहां पर 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की वसूली होना है, वहां पर बिजली की आपूर्ति को प्रभावित किया जा रहा है। वहां पर ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं और उन ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी कार्रवाई की जा रही है जो बिजली का बिल जमा करने का काम कर रहे हैं। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या बड़े बिजली बिल के बकायादारों से वसूली नहीं होना चाहिए? बिजली कंपनियों का हर साल जो घाटा बढ़ रहा है उसकी भरपाई के लिए क्या बिजली उपभोक्ता ही जिम्मेदार है, या फिर वो बड़े बकायादार जो राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभाग हैं जिन पर करोड़ों रुपए बकाया है, उनसे क्या सख्ती से वसूली नहीं होना चाहिए? ये सवाल भी उठकर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से बिजली कंपनियां जो हैं विद्युत नियामक आयोग पहुंच जाती हैं, कहती हैं कि साहब हमको घाटा हो रहा है तो इसलिए बिजली की दरों को बढ़ा दो। लेकिन बिजली की दरों को बढ़ाने से इस घाटे की भरपाई नहीं होगी, बल्कि जो लोग लेके बैठे हैं और जो भर नहीं रहे हैं, और सरकारी अमला है 900 करोड़ रुपए, समझिए आप और जागिए और सवाल भी करिए हुक्मरानों से। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। बड़ी खबर भोपाल से, चुनाव से पहले मंथन में पुलिस जुट गई है। 26-27 फरवरी को बैठक होने वाली है और पहले दिन बूथ विस्तारक प्रभारी की बैठक होगी और फिर विधानसभा प्रभारियों की बैठक होगी। दूसरे दिन 7 अलग अलग मोर्चे की बैठक होगी। देखिए, सबको पता है कि अब वर्ष 2023 और 2024 दोनों वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और संगठन अपनी रणनीति बनाने के लिए अपने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर बैठ रहे हैं। उसी निमित्त ये बैठक आहूत की गई है विभिन्न विषयों से। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले मंथन हो रहा है और फरवरी को 26-27 फरवरी को बैठक होनी है। बीजेपी की यह बैठक है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? क्या तैयारी करने की बात हो रही है, क्या प्रोग्राम बनाने की बात हो रही है? क्योंकि फरवरी खत्म होगा और उसके बाद जब मार्च लगेगा तो मार्च में बड़े बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं बीजेपी के लोग, और खासतौर पर सत्ता की तरफ से भी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है महिलाओं को लेकर, तो उसकी क्या उसी की प्लानिंग है? न केवल उसकी प्लानिंग बल्कि पुनीत, जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस तरीके से 52% वोट शेयर की बात जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है कि गुजरात फॉर्मूले में जिस तरीके से जो बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करके 52% पाया गया, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी काम करना है। यही कारण है कि पहले दिन ये 2 दिवसीय बैठक होनी और पहले दिन बूथ विस्तारक जो प्रभारी हैं उन सब के साथ बैठक होगी। इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लगातार ये देखने में आ रहा है, आकांक्षी विधानसभा क्षेत्र, यानी वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस जीत गई थी, यानी लगभग 103 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2018 के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी सारी हारी हुई सीटों को लेकर मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। ऐसी सीटों के लिए बाकायदा जो है प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो पहले दिन बूथ विस्तारक और आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर बात होगी और दूसरे दिन जो 7 अलग अलग मोर्चे हैं बीजेपी के, उनसे अलग अलग समय पर बातचीत होगी। इस जानकारी के लिए शैलेंद्र बहुत शुक्रिया, इस जानकारी के लिए आपका। विंध्य में कोल जनजाति को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा आयोजन किया। सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। शबरी माता की जयंती पर आयोजित इस महाकुंभ में गृह मंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है और मां शबरी विश्व का कल्याण करने वाली मां है। उन्होंने कोल जनजाति के लिए पीएम मोदी के द्वारा किए जा रहे कामों को भी गिनाया। अमित शाह ने
यहां पहुंचे लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि कोल समाज का जीवन बदलने की शुरुआत है। सीएम ने कोल समाज को कई सौगातें दी। कोल बेटे बेटी को व्यवसाय करने के लिए सरकार लोन देगी और छात्रों के लिए रीवा और सतना में हॉस्टल बनाया जाएगा। समाज की बहनों को 1000 का आहार अनुदान भी सरकार देने वाली है। करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण। और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। कि गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है। मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए। गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए। कौल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौल गढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौल गढ़ी को फिर से संवारा जाए। हमारे कौल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था और इसको राजा नागल कौल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। कौल बेटे बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे, उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी सरकार लेगी लोन की। अभी शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए 1,14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं और इसलिए हम ये प्रयास प्रारंभ करेंगे कि इनको ठीक से प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाए। कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो
जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। बोलो होना चाहिए। इधर 17 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और यहां मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 17 मेडिकल कॉलेज में दिल्ली, मुंबई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई वो पीएम मोदी ने कर दिखाया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। वंदन अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बड़ी खबर की बात करते हैं, शिवराज कैबिनेट की बात कर लेते हैं, जिसकी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जाना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रस्ताव है और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। 23 साल से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्र में हर वार्ड में इसको लेकर कैंप लगाएगी। अगले 5 साल में सरकार 61,890.84 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। 5 मार्च से योजना शुरू हो जाएगी और 15 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया, 31 मई को लिस्ट भी आ जाएगी और 10 जून से ये रकम भी खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो कल बैठक है, शिवराज कैबिनेट की बैठक है और एक बड़ा प्रस्ताव दरअसल इसमें आना है और इस पर मुहर लगना है। 61,890 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जानी है इस योजना के तहत। लाडली बहना योजना जो नई योजना लॉन्च की है, 5 मार्च से जिसका आगाज होना है, इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम भोपाल में रखा गया है। पूरे प्रदेश से महिलाएं पहुंचने वाली। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अनुराग, चुनावी साल है और चुनावी साल में मतदाताओं और खास तौर पर महिला मतदाताओं पर खासा फोकस है। एक महती योजना है, मुहर लग सकती है कल। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ महिलाओं को साधने की सरकार की कोशिश है और जो योजना तैयार हुई है लाडली बहना योजना, उसके तहत राज्य सरकार 1 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 करोड़ रुपए की 1000 रुपए की राशि डालने का काम करेगी और इस पर सरकार का लगभग हर महीने 1000 करोड़ रुपए का भार आएगा और सरकार ने कार्यक्रम तय कर लिया है। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लाडली बहना योजना के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है और इसके बाद 5 मार्च से प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले लगभग आधी आबादी को साधने का सरकार का बड़ा ये कार्यक्रम है और इसके तहत जो है लाडली बहना योजना सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आधी आबादी को चुनाव में साधना मकसद इसके पीछे माना जा रहा है। और अब खबर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, जहां पर बाघ दर्शन के लिए सैलानियों को बाघ शावकों का मनमोहक दृश्य देखने को मिल गया। सैलानियों ने खूबसूरत नजारे का जमकर लुत्फ उठाया और शावकों के खूबसूरत अंदाज को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ये तस्वीरें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बफर जोन की बताई जा रही हैं, जहां पर दोनों शावक जो हैं वो तालाब में पानी पीने के लिए आए थे। दोनों शावक धमोखर बफर वाली बाघिन के बच्चे हैं जो इसके पहले मां के साथ ही देखे जाते थे, लेकिन आज पहली बार